नमस्कार प्यारे साथियों। 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने 1857 की क्रांति का एक जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो हमने देख लिया था, है ना। मतलब 1857 की क्रांति से पहले और राजपूताने में कैसी शासन व्यवस्था थी और किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने और राजपूताने की रियासतों पर अपना शिकंजा कसा, किस प्रकार से उन्होंने अपनी सेनाएं यहाँ पे रखी और उनका किस प्रकार से वो उपयोग करते थे, वो सारी बातें हमने यहाँ पे जानी। ठीक है, आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति के क्या कारण थे और किस प्रकार से क्रांति का आगाज होता है। ठीक है, तो हम हेडिंग डालते हैं 1857 की क्रांति के कारण। ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति क्रांति के कारण। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण पढ़ेंगे, है ना। इसमें हम जो है राजस्थान में जो कारण थे वो पढ़ेंगे, राजस्थान के संदर्भ में ना। राजस्थान में हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं राजस्थान में, है ना। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण। इन कारणों को हम दो पार्टों में बांटेंगे। एक तो कारण था, प्रमुख कारण था राजन्य वर्ग में असंतुष्टि। राजन्य वर्ग में असंतुष्टि असंतुष्टि, है ना। और दूसरा कारण था आम जनता में असंतुष्टि, है ना। आम जन में असंतुष्टि, है ना, असंतुष्टि। ठीक है, तो ये कारण हम यहाँ पे जानेंगे। राजन्य वर्ग में असंतुष्टि और आम जन में असंतुष्टि। इसको ए नंबर दे देते हैं और इसको हम जो है बी दे देते हैं। इस प्रकार से हम दो पार्टों में इसको बांटकर और हम इसका संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं राजन्य वर्ग में असंतुष्टि के क्या कारण थे। ए नंबर पे हम काम करेंगे पहले, फिर हम बी पे आएंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया, पिछली क्लास में बताया कि अंग्रेज़ों ने जो राजपूताने की रियासतों से जो संधि की थी, सहायक संधि, उसमें ये शर्त रखी थी कि हम आपके राज्य की बाहरी सुरक्षा करेंगे, आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये बात थी, मगर वास्तविकता इससे ठीक उलट थी। अंग्रेज देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करते थे, जिसके चलते स्थानीय जो शासक थे वो अंग्रेज़ों से खफा थे, है ना। इसलिए राजन्य वर्ग में असंतुष्टि थी, है ना। तो मतलब जहाँ जिस जिस राज्य में और इस प्रकार आंतरिक शासन में और अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप किया, वहाँ के शासक अंग्रेज़ों से खफा थे और जहाँ पे नहीं किया वहाँ के शासक अंग्रेज़ों के पक्ष में थे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ क्या था उसका एक बेसिक सा इतिहास हम यहाँ पे आज जानेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना, और आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। कई बार यहाँ से सवाल इस प्रकार का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को मैं लिखूँ और मैं बात करूँ आगे की, आखिर ऐसा कहाँ कहाँ पे हुआ। तो एक घटना है अलवर की। अलवर में एक शासक थे बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह की जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद उनके वास्तविक उत्तराधिकारी थे बने सिंह। तो बने सिंह को शासक न बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और एक मुस्लिम पासवान थे बलवंत सिंह, उनको शासक बना दिया। ये एक घटना है 1815 की, है ना। तो इस वजह से अलवर में और अंग्रेज़ों के खिलाफ शासक जो थे खफा थे, है ना। ऐसे ही इन्होंने जो है डूंगरपुर में भी ऐसे ही किया था। डूंगरपुर के जो शासक थे जसवंत सिंह, उनको अयोग्य घोषित किया और उनके स्थान पर प्रतापगढ़ के शासक सामंत सिंह के पुत्र दलपत सिंह को और डूंगरपुर का शासन प्रभार सौंप दिया, है ना। इस प्रकार से
इन्होंने अन्य कई जगह ऐसे ऐसा किया। जैसे मैं बात करूं, भरतपुर की बात करते हैं हम। भरतपुर में 1824 में रणधीर सिंह की हत्या, मतलब हत्या नहीं, मृत्यु हुई। भरतपुर का शासक था रणधीर सिंह, उसकी 1824 में मृत्यु हो गई। रणधीर सिंह का पुत्र था, अल्पवयस्क पुत्र था, वो था बलवंत सिंह। वह रणधीर सिंह का भतीजा था, उसका नाम था शत्रुसाल, है ना। शत्रुसाल नहीं, दुर्जनसाल नाम था। बड़ा ही महत्वाकांक्षी और स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता प्रेमी था दुर्जनसाल, और योग्य भी था। और जबकि इसका जो बेटा था, रणधीर सिंह का बेटा बलवंत सिंह, वो अल्पवयस्क था। अब अंग्रेजों ने देखो यहाँ पे क्या चाल चली, जो अल्पवयस्क था उसी को शासक बना दिया, और जो है इसका जो भतीजा था दुर्जनसाल, उसको नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्रता प्रेमी था। जबकि जयपुर में इसी समय की लगभग घटना थी। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह तृतीय की जब मृत्यु हुई, तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में जयसिंह सेकंड, जो कि अभी अल्पवयस्क था, उसको अल्पवयस्क घोषित कर दिया। इस वजह से जयपुर में भी और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए और कैप्टन ब्लैंक की यहाँ पे हत्या कर दी गई। यानी कि भरतपुर में तो अल्पवयस्क व्यक्ति को शासक बनाया, योग्य को नहीं बनाया, और जयपुर में अल्पवयस्क को बना दिया, है ना। इस प्रकार की कंट्रोवर्सी अंग्रेजों की नीतियों में सौम्य थी, और ये लोग अपनी मन मर्जी के हिसाब से अपने पक्ष वाले व्यक्ति को शासक नियुक्त कर रहे थे। भरतपुर में यही तो हुआ था। दुर्जनसाल जो था वो स्वतंत्रता प्रेमी था, स्वतंत्रता प्रेमी था और स्वाभिमानी था, इसलिए उसको नहीं बनाया, जबकि वो योग्य था, और अल्पवयस्क को बना दिया। ऐसे ही कोटा की बात करें हम, तो कोटा में दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि कोटा के शासक हुआ करते थे उम्मेद सिंह, और उम्मेद सिंह के प्रधानमंत्री को मतलब कोटा में जो प्रधानमंत्री का पद होता था ना, उसको झाला बोलते थे, ये झाला। तो उम्मेद सिंह का जो दीवान था वो झाला जालिम सिंह था, और उम्मेद सिंह झाला जालिम सिंह पर मतलब बहुत अधिक विश्वास करते थे, पूर्ण रूप से विश्वास करते थे। कहने का मतलब उम्मेद सिंह नाम मात्र का शासक था, बाकी शासन झाला जालिम सिंह ही चलाते थे। तो झाला जालिम सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, सहायक संधि। उस पर हस्ताक्षर भी झाला जालिम सिंह के ही थे, उम्मेद सिंह के नहीं थे। उम्मेद सिंह इतना विश्वास करता था कि अपने सिग्नेचर भी झाला जालिम सिंह पर छोड़ रखे थे। मगर जब सहायक संधि की, और उस सहायक संधि में झाला जालिम सिंह ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, शासक की बात की कि जो शासक होगा उसका बेटा ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा, इस प्रकार की बातें उसमें संधि में की। कर्नल टोड ने आके और इसके कान भर दिए, किसके? झाला जालिम सिंह के। कर्नल टोड ने ये कहा, रे झाला जालिम सिंह, तू योग्य शासक है, और तेरे मरने के बाद क्या तू नहीं चाहता कि तेरा बेटा शासन करे? तेरे बेटे को वही अधिकार मिले जो तुझे मिले। जब तू योग्य है तो मिलना चाहिए भाई। एक शासक, उम्मेद सिंह का बेटा ही शासक बनेगा, जबकि वो योग्य हो या मत हो। और चूंकि उम्मेद सिंह खुद योग्य नहीं है, तू योग्य है, तो शासक तो तेरे को होना चाहिए। फिर भी चलो, तू शासन चला रहा है, व्यवहार व्यवहार में तो तू शासक है, लेकिन कल को तेरी डेथ हो जाएगी, तेरे बेटे को क्या ये अधिकार मिलेगा? तो कहने का मतलब इस प्रकार से भर दिया कर्नल टोड ने। तो फिर झाला जालिम सिंह का भी माथा एकदम घूमा कि यार वास्तव में बात तो ये सही कह रहा है। तो फिर क्या किया कि इसने, कर्नल टोड ने झाला जालिम सिंह के साथ एक पूरक संधि और कर ली मार्च 1818 में, जबकि जो सहायक संधि पहले हो रखी थी वो 26 दिसंबर 1817 को हुई थी, है ना। 26 दिसंबर 1817 को हुई थी, ठीक है। तो 3-4 महीने बाद ही एक और संधि पूरक संधि के रूप में की, जिसमें क्या था? जिसमें ये था कि कोटा का जो शासक है उसका बेटा ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा, यानी वो शासक बनेगा और आनुवंशिक रहेगा। उसी प्रकार कोटा में जो झाला है, झाला का बेटा ही वहाँ का अगला झाला होगा, यानी कि अगला प्रधानमंत्री उसका बेटा होगा, यानी झाला के पद को भी वंशानुगत बना दिया। और चूंकि उम्मेद सिंह तो इतना विश्वास करता था कि उसने सिग्नेचर कर दिया कि ठीक है, झाला जालिम सिंह ने किया है तो सही किया होगा। तो उसको पता ही नहीं था कि झाला जालिम सिंह ने और अपना खुद का पद भी आनुवंशिक बना दिया। लेकिन अगला जब शासक आया तो उसके बीच में और झाला के बीच में विवाद बढ़ा, और वो विवाद इतना बढ़ा कि आगे चलकर 1838 में
झालावाड़ नाम की एक अलग से रियासत बनानी पड़ी। ये देखो, ये अंग्रेज़ों की चाल थी जिसने और झाला और शासक के बीच में इस प्रकार से कान भर दिए थे कि अलग राज्य बनाने की तक की नौबत आ गई थी। इस प्रकार के कृत्य करते थे। उसी प्रकार बूंदी में भी बूंदी के शासक महाराव राम सिंह को अल्पवयस्क घोषित करके कर्नल टोड को उसका शासक घोषित कर दिया था, है ना, उसका मतलब संरक्षक घोषित कर दिया था। तो इस प्रकार की घटनाएं हैं, इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर हम राजन्य वर्ग की असंतुष्टि में इतनी बात पढ़ेंगे और फिर हम आ जाएंगे आम जन में असंतुष्टि। ठीक है, चलो। राजन्य वर्ग में असंतुष्टि के और भी कई कारण थे। कर वगैरह भी ये लोग खूब लगाते थे, है ना, और फिर राज्य हड़प नीति भी डलहौजी की थी, उसके उससे भी ये लोग नाराज थे। ठीक है, तो चलो इसमें हम बात करें राजन्य वर्ग में असंतुष्टि के कारण। इसमें आप लिखना प्रारंभ करना, तो हम इसमें लिखेंगे कि राजपुताना राजपुताना के शासकों के साथ अंग्रेज़ों ने, या ईस्ट इंडिया कंपनी लिखें अंग्रेजी लिखें एक ही बात है ना, अंग्रेज़ों ने सहायक संधि में यह शर्त रखी थी कि सहायक संधि में यह शर्त रखी थी कि हम आपकी आंतरिक शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपकी आंतरिक शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मगर व्यवहार इसके विपरीत था। अंग्रेजों का राजपुताने की शासन व्यवस्था में आंतरिक लिख देना यहाँ पे ना, आंतरिक शासन व्यवस्था में अत्यधिक हस्तक्षेप था, है ना, अत्यधिक हस्तक्षेप था। ठीक है, जिसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। निम्नलिखित हैं। ठीक है, जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो इन उदाहरणों में हम एक एक उदाहरण की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलवर वाली। ठीक है, तो एक नंबर पे हम बात करते हैं अलवर में क्या हुआ था। देखिए अलवर, ठीक है, तो बात है 1815 ईस्वी की। 1815 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अलवर शासक बख्तावर सिंह की मृत्यु हुई तो उसके वास्तविक उत्तराधिकारी बन्ने सिंह या विनय सिंह भी इनको लिखते हैं, विनय सिंह के
स्थान पर के स्थान पर के स्थान पर मुस्लिम पासवान मुसलमान पासवान बलवंत सिंह को शासक बना दिया। बलवंत सिंह को शासक बना दिया। ठीक है, ऐसा करते थे अंग्रेज। सोचिए, जो वास्तविक उत्तराधिकारी था उसको नहीं बनाया साहब, विनय सिंह को नहीं बनाया। ठीक है, विनय सिंह को नहीं बनाया और बना किसको दिया? एक मुस्लिम पासवान को बना दिया, बलवंत सिंह को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बख्तावर सिंह की मृत्यु हुई थी 1815 की ये बात है। इसके अलावा हम बात करें दूसरे नंबर पे, तो हम कर सकते हैं दूसरे नंबर पे बात डूंगरपुर की, है ना। तो डूंगरपुर में कौन क्या था? तो डूंगरपुर शासक थे जसवंत सिंह, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डूंगरपुर शासक जसवंत सिंह। डूंगरपुर शासक जसवंत सिंह को अंग्रेजों ने अयोग्य घोषित, देखो अयोग्य घोषित किया है कि आप शासन के योग्य नहीं हो। अयोग्य घोषित करके प्रतापगढ़ के शासक प्रतापगढ़ शासक सामंत सिंह के पुत्र दलपत सिंह को डूंगरपुर शासक बना दिया। ठीक है, तो एक ये बात भी थी, काफ़ी बड़ी बात थी कि किसी भी शासक को सीधा अयोग्य घोषित करने वाले वो आखिर होते कौन थे। और फिर अयोग्य घोषित कर दिया तो उसी का बेटा, उसी का भाई, उसी का भतीजा बना देते। अलग रियासत प्रतापगढ़ से जाके और जो है सामंत सिंह के बेटे दलपत सिंह को और डूंगरपुर का भार देना, कहाँ की जो है ये न्याय था। लेकिन था साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उस समय था अंग्रेजों के पास। अब देखो अगला हम देखें, डूंगरपुर का हो गया मामला। ऐसे ही जो है भरतपुर का देखें, भरतपुर है ना। तो भरतपुर में क्या माजरा था देखिए। भरतपुर में 1824 ईस्वी में भरतपुर शासक, BTR लिख रहा हूँ, भरतपुर शासक रणधीर सिंह की मृत्यु हो गई। रणधीर सिंह की मृत्यु हुई, है ना, मृत्यु हुई। यहाँ पे मतलब बात क्या थी, इसकी मृत्यु हो गई। इसका जो पुत्र था वो अल्पवयस्क था। इसका पुत्र बलवंत सिंह अल्पवयस्क था। बलवंत सिंह अल्पवयस्क था, फिर भी इसे शासक बना दिया। फिर भी इसे शासक बनाया, जबकि रणधीर सिंह का भतीजा दुर्जन साल जो कि शासक बनने योग्य था, को शासक नहीं बनाया, को शासक
नहीं बनाया, क्योंकि मूल कारण तो ये था क्योंकि दुर्जनशाल स्वाभिमानी व स्वतंत्रता प्रेमी था। स्वतंत्रता प्रेमी था। अंग्रेजों को लग गया कि इसको यदि दुर्जनशाल को शासक बना दिया तो अपने सुनेगा ही नहीं, ये खुद ही तोप सिंह बन जाएगा, है ना। तो उन्होंने अल्पवयस्क को ही शासक बना दिया। जबकि जयपुर में राम सिंह सेकंड को अल्पवयस्क घोषित करके उसको नहीं बनाया और उसका जो है उसको पद से हटा दिया। हटाया कर क्या था, उसके संरक्षक अंग्रेजों को नियुक्त किया। एक रीजेंसी काउंसिल गठित की थी इन्होंने, है ना। हमने वहाँ पे राम सिंह में पढ़ाया भी है आपको, है ना। राम सिंह के समय पे रीजेंसी काउंसिल बना दी थी, है ना। इसी में लिख देते हैं हम जबकि हम यहाँ पे लिखें जबकि जयपुर में जब जयसिंह तृतीय की मृत्यु हुई, जयसिंह थर्ड की मृत्यु हुई तो राम सिंह सेकंड को अल्पवयस्क होने के कारण शासक नहीं बनाया या इसका संरक्षक नियुक्त किया था, मतलब, है ना, इनका संरक्षक नियुक्त किया या इनका संरक्षक नियुक्त किया गया, है ना। नियुक्त किया मतलब रीजेंसी काउंसिल गठित की थी संरक्षक के रूप में। इसका विरोध हुआ, वे कैप्टन ब्लैंक की हत्या हो गई। कैप्टन ब्लैंक की हत्या कर दी गई, है ना। कैप्टन ब्लैंक की हत्या कर दी गई, ठीक है। वैसे हाँ ठीक है, कैप्टन ब्लैंक की हत्या कर दी गई, ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इतनी बातें थी। इसके अलावा और कुछ बातें हैं। कोटा वाली बात हम यहाँ पे लिख देंगे, कोटा और बूंदी वाली बात और हम लिखेंगे, ठीक है। ये पूरा भर गया है, तो विद्यार्थियों आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से। मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम बात करते हैं आगे की, ठीक है। चलो, आपने इसको बढ़िया तरीके से उतार लिया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। कारण हम पढ़ रहे हैं 18 क्रांति के, इसमें ये बहुत बड़ा कारण था, है ना, राजन्य वर्ग की असंतुष्टि। मतलब कुछ शासक ही इनसे असंतुष्ट थे, अंग्रेजों से। यदि पूरे असंतुष्ट हो जाते तो शायद क्रांति का परिणाम कुछ और हो सकता था, लेकिन अधिकांश शासकों ने और अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि स्थानीय शासकों को और अंग्रेजों ने आपसी युद्धों से छुटकारा तो दिलवा दिया था, ये ध्यान रखना। क्योंकि आपसी जो रियासतें थी वो अंग्रेजों के आने से पहले आपस में खूब लड़ती थी। जोधपुर के साथ, जोधपुर का उदयपुर के साथ हम खूब युद्ध देखते हैं। मगर दो रियासतों के मध्य लड़ा गया अंतिम युद्ध, वासपणी का युद्ध 1829 में लड़ा गया था, जैसलमेर और बीकानेर के बीच में। उसके बाद कोई रियासत आपस में नहीं लड़ी और अंग्रेजों ने बिल्कुल भी इन रियासतों को आपस में नहीं लड़ने दिया और बातों को बैठ के और शांतिपूर्ण तरीके से बातों के माध्यम से सुलझा लिया था, है ना। वैसे कुछ अच्छाइयाँ भी थी अंग्रेजों के यहाँ पे आने की। देखो 1829 के बाद और 1947 में भारत आज़ाद हुआ है, करीब 125 साल तक, और इन्होंने कभी यह जो भारतीय रियासतों को आपस में लड़ने नहीं दिया राजस्थान में, ठीक है। तो बड़ी बात थी ये भी, ऐसी कोई हल्की बात नहीं थी वैसे, ठीक है। चलो, कोटा की स्थिति में लिखना चाहूँगा यहाँ पे कोटा। देखो, कोटा के बारे में मैं पूरी बात तो यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, लेकिन
कोटा में मैं यहाँ पे लिखता हूँ सहायक संधि जो हुई थी, सहायक संधि, वो कोटा की जो सहायक संधि हुई थी वो हुई थी 26 दिसंबर 1817 को, ठीक है। जिस पर जो हस्ताक्षर किए थे, हस्ताक्षर वो किए थे झाला जालिम सिंह ने, है ना, झाला जालिम सिंह ने किए थे, है ना। जबकि शासक कौन था इस समय कोटा का? शासक था इस समय उम्मेद सिंह, है ना। उम्मेद सिंह ने झाला जालिम सिंह से कह दी कि यार तू ही साइन कर दे, ठीक है मैं तो मान लूंगा, तूने जो कर दिया वो मान लूंगा, ठीक है। उधर अंग्रेजों की तरफ से कौन था यहाँ पे? कर्नल टोड थे। लेकिन ये तो थी सहायक संधि, इसके अलावा एक पूरक संधि और होती है यहाँ पे, है ना। पूरक संधि और होती है, क्यों हुई थी पूरक संधि मैंने आपको बता दिया। वही कहानी कि झाला जालिम सिंह से कर्नल टोड ने कहा कि यार तू इतना योग्य है और तुझे तो तेरे बाद में क्या पता तेरे बेटे को ये झाले का पद दे दे या नहीं दे। ये झाला का मतलब यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में, दीवान के रूप में था, ठीक है। तो ये पूरक संधि जो हुई थी ये मार्च 1818 में हुई थी, है ना, मार्च 1818 में, है ना। इसमें कौन कौन थे? वही जालिम सिंह व कर्नल टॉड, है ना, जालिम सिंह व कर्नल जेम्स टॉड थे, ठीक है। इन दोनों ने ये की थी। अब इसमें क्या किया था, इस पूरक संधि में झाला जालिम सिंह को वंशानुगत अधिकार दे दिया कि झाला जालिम सिंह का बेटा ही अगला झाला बनेगा, है ना। यहाँ पे क्या दे दिया, पूरक संधि की शर्त क्या थी कि झाला का पुत्र ही झाला बनेगा। झाला मतलब प्रधानमंत्री, है ना, झाला का पुत्र ही झाला बनेगा, ठीक है, बनेगा। अब इसके बाद उम्मेद सिंह के बाद अगला जो शासक आया उसके बीच में, इन झाला के बीच में लगातार झगड़ा हुआ, है ना, जिसके चलते आगे 1838 में और झालावाड़ अलग रियासत ही बनानी पड़ी कोटा से अलग करके, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे इस कारण आगे आने वाले शासकों व झालाओं के मध्य लगातार संघर्ष हुआ, जिसके कारण अंग्रेजों ने 1838 ईस्वी में कोटा से अलग करके नई रियासत के रूप में झालावाड़ बनाई, ठीक है। और ये अलग से एक रियासत बना दी झालावाड़, ठीक है। अब ये भी अंग्रेजों का ही काम था, वरना अंग्रेज इस प्रकार से झाला जालिम सिंह को नहीं भड़काते तो पूरक संधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और ये सब माजरा नहीं होता, है ना। ये सारी बातें कोटा के संदर्भ में हमको याद रखनी है, ठीक है। बूंदी में भी कुछ बूंदी में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे बूंदी शासक महाराव राम सिंह को अल्पवयस्क घोषित करके और कर्नल टोड को इसका संरक्षक बनाया, ठीक है। इस प्रकार से ये अंग्रेज खुद का आदमी चुन के खुद के अनुसार शासन चला लेते थे, बस
यही तो चाहते थे कि इनके अनुसार शासन हो। इस प्रकार से ये जो है आंतरिक शासन व्यवस्था में और आंतरिक शासन व्यवस्था में अत्यधिक हस्तक्षेप इन लोगों का होता था। ठीक है। इसके अलावा इनके जो राजन्य वर्ग का जो असंतुष्टि का कारण था, वो दूसरा कारण था अ, अत्यधिक करारोपण, है ना। अत्यधिक करारोपण के कारण जो है ये जो शासक थे वो भुगतान नहीं कर पाते थे। मतलब जो राज्य की बाह्य सुरक्षा के बदले अंग्रेजों को कर देना वसूला था स्थानीय शासकों ने कि भाई हम आपको कर दे देंगे, आप हमारी राज्यों की बाह्य रक्षा कर लेना। लेकिन इन लोगों ने इतना कर बढ़ा दिया कि शासक वर्ग ही इस कर को दे नहीं पाता था, इस वजह से भी असंतोष था। ठीक है। तो यहाँ पे एक कारण तो हमारा ये हो गया था। दूसरा कारण मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अत्यधिक करारोपण, है ना, ये ध्यान रखना, अत्यधिक करारोपण। अत्यधिक करारोपण, कौन सा करारोपण? आपको पता ही होगा, जो बाह्य सुरक्षा के बदले जो कर दिया जाता था वो अत्यधिक था, है ना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रियासतों की बाह्य सुरक्षा के बदले दिया जाने वाला कर अत्यधिक मात्रा में वसूला जाने लगा। ठीक है। इस कारण भी असंतोष था। ठीक है, इस कारण भी असंतोष था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात हम इसमें लिख सकते हैं डलहौजी की राज्य हड़प नीति, है ना। डलहौजी की राज्य हड़प नीति। ठीक है, डलहौजी की राज्य हड़प नीति। ठीक है। तो वैसे इस नीति का राजपुताने में कोई बहुत अधिक असर नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं था भी, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको बोलते हैं ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आप ध्यान रखना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी आ सकता है एग्जाम में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, राज्य हड़प नीति। इसके तहत जो हड़पा जाने वाला जो पहला क्षेत्र था वो तो था ब्यावर, है ना। इस नीति के तहत हड़पा जाने वाला पहला क्षेत्र कहाँ का? राजपुताने का। ठीक है, राजपुताने का जो पहला क्षेत्र था वो ब्यावर था। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है एक, देखो उदयपुर का नाम जरूर आता है, 1852 में हड़पा था, लेकिन उदयपुर ये वाला उदयपुर नहीं था राजस्थान वाला, वो उदयपुर था मध्य प्रदेश वाला। ठीक है, क्योंकि उदयपुर को नहीं हड़पा था, मेवाड़ रियासत थी वो तो लगातार रही थी, है ना। ठीक है, तो मेवाड़ रियासत तो अंग्रेजों की जो है पक्ष में ही थी, उसने तो कभी अंग्रेजों का विरोध किया ही नहीं, है ना। तो महाराणा स्वरूप सिंह थे, उसने संधि कर ली थी अंग्रेजों के साथ 1818 के समथिंग ही, और उसके बाद जो है ये तो 1857 क्रांति में भी अंग्रेजों का साथ दिया था, है ना। तो वो वाला मेवाड़ था, सॉरी उदयपुर था, मध्य प्रदेश वाला, ना राजस्थान वाला नहीं था। ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। कई जो बड़ी कोचिंग संस्थान हैं, बड़े नाम हैं राजस्थान में, बड़े फेमस हैं, उन्होंने लिखाया है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। वैसे गलतियाँ स्वाभाविक है, हो जाती हैं, लेकिन ठीक भी करवा देना चाहिए, है ना। चलो, दूसरा हम लिखेंगे करौली पे जरूर अभियोग लगाया था, लेकिन करौली बच गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में अपील कर दी थी करौली ने, है ना, करौली।
करौली की बात करें हम, करौली की तो करौली को जो है इस पर भी इस नीति का प्रभाव पड़ा, इस नीति का प्रभाव पड़ा, मगर करौली ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में अपील की, इसलिए बच गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में अपील की, इसलिए बचा। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में अपील की इसलिए बचा। ठीक है, तो ये बात आपको ब्यावर और करौली की ध्यान रखनी है। मगर कहीं ना कहीं डलहौजी की जो राज हड़प नीति थी, ये सबब बनी 1857 की क्रांति के बिगुल बजाने का। ठीक है, आपको बढ़िया से याद रखना है। अब विद्यार्थियों, आम जन में जो रोष व्याप्त था वो किन्हीं विशेष कारणों को लेकर अंग्रेजों से नहीं था, वो ये था समाज सुधार के कारण था, धार्मिक सुधार के कारण था, जो सामंती व्यवस्था का उन्मूलन किया जा रहा था उसके कारण था, है ना। और कुछ जो है अत्यधिक कर वगैरह भी, अत्यधिक कर की बात हम वैसे यहाँ पे कर ली है, लेकिन कहीं न कहीं इनकी मान मर्यादा और उसको लेकर भी था, है ना। मतलब मान मर्यादा तो सामाजिक में ही आ गई। जैसे जो सामाजिक सुधार ये लोग कर रहे थे ना अंग्रेज, उसको ये यहाँ की जनता ये मानती थी कि अंग्रेज जो है समाज सुधार करके और हमारा धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। वो जब अंग्रेजी शिक्षा की बात करते थे तो कहीं न कहीं शिक्षा में सुधार करना भी और यहाँ की जनता को बुरा लग रहा था कि अंग्रेज क्यों यहाँ पे शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, क्यों धार्मिक सुधार कर रहे हैं, क्यों सामाजिक सुधार कर रहे हैं, क्यों इन सामंती व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। दरअसल यहाँ की जो जनता जो थी वो सामंतों को बाप जी या काका जी कहती थी और बड़ा सम्मान करती थी, है ना। वैसे ये सामंत जो थे खूब लूटते थे इन स्थानीय जनता को, लेकिन फिर भी इनके प्रति और जनता के दिल में और सम्मान था, है ना। तो इस वजह से आम जनता 1857 की क्रांति कर बैठी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो ये बातें हम यहाँ पे लिख देते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ और आम जन के आम जन की असंतुष्टि के कारण मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो आपने इसको उतार लिया होगा और ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, और अब हम बात करेंगे आगे की कि आम जनता क्यों परेशान थी अंग्रेजों से, जिसने और 1857 जैसा महाविद्रोह में भाग लिया, है ना। तो एक हेडिंग डालें छोटी सी, आम जन में असंतुष्टि के कारण, है ना। आम जन में असंतुष्टि के कारण। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ। एक नंबर पे बात करूँ तो सामाजिक सुधार के कारण, है ना, सामाजिक सुधार के कारण। ठीक है, सामाजिक सुधार के कौन कौन से, जैसे सती प्रथा, है ना, सती प्रथा को मिटने की बात की इन्होंने, है ना। और जो है जाति प्रथा को मिटने की बात की, है ना, जाति प्रथा, है ना, और छुआछूत वगैरह जो भी था। इसके अलावा जो भी मतलब ये अंग्रेज सुधार करना चाहते थे, है ना, डाकन प्रथा है और बाल विवाह है, कन्यावध है ना, वो सारी सुधार इनके विरोध करते थे ये लोग। ठीक है, यहाँ तक कि ये जो सती प्रथा का विरोध राजाराम मोहन राय ने किया, राजाराम मोहन राय को घर से बाहर निकाल दिया गया यहाँ की स्थानीय जनता ने कि आप हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। और मतलब ये अंग्रेजों के पास पहुंच गए थे स्थानीय जनता कि आपने जो सती प्रथा को निषेध किया है इसको हटाइए इस कानून को। और
राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन जाना पड़ा था इस कानून को अंग्रेज हटाए न, ऐसा कहने के लिए सम्राट के पास जाना पड़ा था, तब कहीं जाके और यह बात जो मन पाई थी। आप सोचिए, मतलब सैकड़ों महिलाओं की जान बचाई होगी उस अकेले बंदे ने। कितना मतलब कितना दृढ़ संकल्पित वो रहे होंगे राजा राम मोहन राय, आप मतलब यकीन नहीं कर सकते। कभी एक छोटा सा समाज सुधार करके देखना, इस समाज के विपरीत जाकर कोई एक कर्म करके देखना, आपकी रूह कांप जाएगी। इतना जबरदस्त विरोध सहना पड़ता है कि आप कह नहीं सकते। क्योंकि ये हमने देखा है, मैंने खुद देखा है। हमने क्या किया कि हमारे दादाजी का जब देहावसान हुआ तो तिये की बात थी। जो तिये तिया करते हैं ना, जैसे आज किसी की डेथ हुई है तो कल नहीं परसों उनकी अस्थियों को इकट्ठा कर देते हैं। हम गंगा जी वगैरह तो हम ले जाते नहीं है ना, जैसे गंगा विसर्जन करना अस्थियों का, ऐसे ये पंडा पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देना, पितृर्पण तर्पण वगैरह, ये सब ये हम कुछ नहीं करते, ढौंग डपानी से बहुत दूर हैं, है ना। ये ब्राह्मणवाद कर्म कांड और मूर्ति पूजा वगैरह हम कुछ नहीं करते। लेकिन जैसे तिये के दिन उस मिट्टी को, उस मांदनी को, जो राख होती है, जो शमशान भस्म होती है, उसको इकट्ठा करके आ जाते हैं। लेकिन हमने उसको तिये के दिन ही ना करके और दूसरे के दिन किया, और वो भी सुबह न करके शाम को कर दिया, है ना। तो हम शाम को करके दो तीन, हम जो भाई थे, हम दादाजी के पोते, उन्होंने दो तीन उन्होंने मिलके करके, और हम फ्री होके बैठ गए एक दिन पहले ही शाम को। और जब तिये के दिन सुबह पूरा गांव इकट्ठा हुआ, सब ये सोच रहे थे कि तिया करने चलेंगे और तिये की बैठक में बैठेंगे। तो सारे गांव इकट्ठा होके जब वहाँ आया, उन्होंने आके देखा तो मामला कुछ अलग ही मिला उनको वहाँ पे। तो पूरा गांव एकदम मतलब गुस्से में हो गया, यार अब आपने ये क्या कर दिया यार, वो और वो, मतलब हालत ख़राब कर दी हमारी। लेकिन हमें पता था कि कुछ सुधार करना है, कुछ नया करना है, तो विरोध सहना ही पड़ेगा, ये तय बात है ना। तो हम चुप रहे बस, और उस समय को गुजार दिया। एक आध महीने तक वही वो बातें होती रही, मगर आखिरकार वो लोग जो है माने, और आज हम किसी भी तिये की बैठक में नहीं जाते, वो हमारी छूट गई। मतलब तिये की बैठक में जाके रो के आ जाना, जीवन का एक दिन सिर्फ इसलिए गुजार देना कि रो के आना है, क्या मतलब है। आप सांत्वना देने जा सकते हैं, लेकिन उस दिन तो सांत्वना भी नहीं देते, आपको देखकर तो वो और ज़्यादा जो विलाप करते हैं जिस घर में डेथ हुई है, तो क्यों हम उनके विलाप में और ज़्यादा बढ़ाने का काम करें, है ना। इसलिए हमने उस प्रथा को मेट दिया। चलो जो भी है, ये तो मैंने सुना दी ऐसे ही। आप बस, आप भी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई सुधार करके देखना, समाज का कितना विरोध झेलना पड़ता है। चाहे वो सुधार की बात है, लेकिन विरोध तो झेलना ही पड़ता है। चलो, इसके अलावा धार्मिक सुधार ये अंग्रेज करते थे, है ना। धार्मिक सुधार के कारण, है ना। और तीसरी बात मैं यहाँ पे लिखूँ तो शिक्षा में सुधार का भी विरोध करते थे, है ना। शिक्षा में सुधार और सामंती व्यवस्था समाप्त करने के कारण, है ना। सामंती व्यवस्था में सुधार के कारण, ठीक है, सुधार के कारण। तो इतनी सारी बातें थी, इनके चलते और अंग्रेज़ों का विरोध किया किसने, स्थानीय जनता ने, और विद्रोह हो गया, आखिरकार विद्रोह हुआ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं आखिर क्रांति का आगाज़ कैसे हुआ, और किस प्रकार से जो है 1857 में क्रांति फूट पड़ी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि मेरठ में क्रांति स्टार्ट हो गई थी 10 मई 1857 को, है ना। ये हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, आधुनिक भारत जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल से समझने वाले हैं। मैं यहाँ पे इतना ही बताऊँगा कि 10 मई 1857 को मेरठ में और क्रांति स्टार्ट हो चुकी थी। सॉरी, इस क्रांति की सूचना सॉरी, ये जो क्रांति स्टार्ट हुई मेरठ में, उसकी सूचना राजस्थान में पहुंची 19 मई को, और वो भी उस समय के जो एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, उसको मिली। और पैट्रिक लॉरेंस उस समय माउंट आबू थे, अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी में माउंट आबू में थे, ठीक है। अब माउंट आबू में थे तो उनको
वो तुरंत आए अजमेर। अजमेर आने के पीछे कारण ये था कि अंग्रेज़ों का जो शस्त्रागार था, जो कहा मतलब अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे, वो अजमेर में थे। और उसे शक था कि यदि सैनिकों को ये पता चल गया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह हो गया है, तो वो सबसे पहले अस्त्र शस्त्रों पर अधिकार करेंगे, और यदि अस्त्र शस्त्रों पर अधिकार हो गए तो हम किसी भी कंडीशन में नहीं जीत सकते, क्योंकि सैनिक पूरे थे ही भारतीय, अंग्रेज़ों के सैनिक तो थे ही नहीं, है ना। इसलिए एजीजे लॉरेंस तुरंत आया अजमेर। और अजमेर आने के पीछे एक कारण ये भी था कि एक जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, वो मेरठ से अजमेर आई थी। तो एजीजे लॉरेंस को ये संदेह था कि कहीं इस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को कहीं विद्रोह की खबर तो ना लग गई हो, ये भी संदेह था। इसलिए उसने वहाँ अजमेर आते ही सबसे पहले क्या किया कि जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इस पर संदेह था, तो इसको अजमेर से भगाया। अजमेर से भगाया क्या, उसका स्थान परिवर्तन कर दिया। अजमेर से उसको भेज दिया नसीराबाद, कि आप ऐसे करो नसीराबाद चले जाओ, पूरी छावनी को नसीराबाद भेज दिया, वो इन्फेंट्री को। ठीक है, बंगाल ने जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको नसीराबाद भेज दिया। और अजमेर की सुरक्षा के लिए उसने क्या किया, कई जगह से सेनाएं बुला ली, जैसे गुजरात के डीसा से और सैनिक बुलाए, है ना। इसके अलावा जो है, जो ब्यावर छावनी थी, वहाँ से 2 मेर बटालियन लेफ्टिनेंट कार्नेल के नेतृत्व में बुलाई। इसके अलावा जोधपुर की शाही सेना कुशालराज सिंघवी के नेतृत्व में आई, है ना, अश्व सेना आई। और कुछ सैनिक इन्होंने कोटा से बुला लिए। इस प्रकार से अजमेर में इन्होंने बढ़िया व्यवस्था कर ली, अच्छी, है ना। तो और दूसरा, इसने जितनी भी रेजिडेंसियां थी और जितनी भी एजेंसियां थी उनको भी सतर्क कर दिया कि क्या पता यहाँ भी विस्फोट हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से क्रांति का आगाज अब होगा। देखिए, अब नसीराबाद में जो छावनी अजमेर से भेजी थी, वो नसीराबाद चली गई। उसके ऊपर ये लोग संदेह की दृष्टि से इसको वहाँ पर भी देख रहे थे, बहुत अधिक संदेह कर रहे थे। तब इतना जब संदेह कर रहे थे तो एक सैनिक थे बख्तावर सिंह, उसने एक अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड से पूछा कि क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप हमें इतना संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। तो उनको प्रिचार्ड जो है कुछ आश्वस्त करने जैसा कोई जवाब नहीं दे पाए, संतुष्टि का कोई जवाब नहीं दे पाए। और ये प्रश्न किया था 27 मई 1857 को। और अगले ही दिन 28 मई 1857 को ये रोष फूट पड़ा, और सैनिकों ने जो अंग्रेज थे, मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी नामक अंग्रेज की हत्या कर दी गोली मारकर। और इस प्रकार से राजपुताने में 28 मई 1857 के दिन क्रांति का आगाज हुआ। और जो तोपखाना था नसीराबाद छावनी में, उसको सैनिकों ने उस पर अधिकार कर लिया और पूरी छावनी को तहस नहस कर डाला। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भागकर और चले गए ब्यावर छावनी में। ठीक है, और यहाँ के जो सैनिक थे उसने पूरी छावनी को तहस नहस करने के बाद 18 जून को और दिल्ली की ओर कूच किया। ठीक है, तो ये था क्रांति का किस प्रकार से राजपुताने में आगाज हुआ। तो चलो विद्यार्थियों, हम यहाँ पे एक एक बात को लिख देते हैं। क्रांति का आगाज, मैं इसको तो मिटा देता हूँ, आपने उतार ही लिया होगा, है ना। तो एक हेडिंग डालते हैं, क्रांति का आगाज, और फिर हम उसको लिखेंगे। और आज की क्लास को जो है हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलो राजपुतानी में क्रांति का आगाज, हाँ, क्रांति का आगाज लिखते हैं। क्रांति का आगाज व प्रसार किस प्रकार से होगा, ये भी हम साथ में देख लेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सीधे ही कि 19 मई को एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को विद्रोह की सूचना मिली। विद्रोह की सूचना जो 10 मई, ये जो विद्रोह कौन सा 10 मई को जो हुआ था, 10 मई को हुआ था, कहाँ पे, मेरठ में, उसकी सूचना मिली। मेरठ में हुआ था विद्रोह की सूचना,
आबू में मिली, आबू में मिली, ठीक है। आबू में सूचना मिल गई, तब ये आबू से कहाँ चले आए, सीधे अजमेर चले आए, है ना। पेन बदल लेता हूँ। तब एजीजी तब एजीजी आबू से सीधे अजमेर चले आए, सीधे अजमेर चले आए। वे यहाँ आकर निम्नलिखित कार्य किए, निम्नलिखित कार्य किए, ठीक है। देखो क्या क्या काम किए अजमेर आकर। पहला काम तो अजमेर की सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया, है ना। अजमेर की सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शस्त्रागार था, है ना। इसके तहत क्या क्या किया, देखो इसमें सबसे पहले तो जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको कहाँ भेजा, नसीराबाद भेजा, ठीक है। मेरठ से आई, मेरठ से अजमेर आई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, है ना। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजा, नसीराबाद भेजा। क्यों भेजा, आप समझ गए होंगे, इसके ऊपर संदेह था, है ना। अब सीधी सी बात है, किसी भी ऐसे इन्फेंट्री को और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे तो उसे क्या अपने ऊपर संदेह नहीं होगा कि यार हम इनकी विश्वास के साथ नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग हमारे ऊपर संदेह कर रहे हैं, तो सबको गुस्सा आता है। और सैनिक तो फिर आपको पता ही है वो कितने मूडी आदमी रहते हैं, है ना। तो एक काम तो इसने ये कर दिया। दूसरा क्या किया, दूसरा अजमेर की सुरक्षा हेतु, अजमेर की सुरक्षा हेतु, अजमेर की सुरक्षा हेतु डीसा, डीसा कहाँ पड़ता है, गुजरात, है ना। डीसा गुजरात से सैनिक बुलाए, से सैनिक बुलाए, कहाँ, अजमेर में बुलाए, है ना। इसके अलावा अन्य क्या किया, ब्यावर छावनी से, ब्यावर छावनी से दो मेर रेजिमेंट, दो मेर रेजिमेंट अजमेर बुलाई, अजमेर लेफ्टिनेंट कार्नेल के नेतृत्व में बुलाई, लेफ्टिनेंट कार्नेल के नेतृत्व में बुलाई, नेतृत्व में बुलाई, ठीक है। लेफ्टिनेंट कार्नेल के नेतृत्व में बुलाई, ठीक है। और इसके अलावा उसने जो है एक बात और हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसने क्या किया, जोधपुर की जो शाही सेना थी, है ना, जोधपुर की, JDR लिख रहा हूँ, जोधपुर की शाही अश्वारोही सेना, शाही अश्वारोही सेना कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में बुलाई, कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में बुलाई, ठीक है, के नेतृत्व में बुलाई। और कुछ सैनिक जो इसने जो है, कुछ सैनिक कोटा से भी बुलाए, है ना, कुछ सैनिक कोटा से भी बुलाए, ठीक है, कुछ सैनिक कोटा से भी बुलाए। ये सारे काम किए। इसके अलावा जो दूसरा काम था, मैं यहाँ पे 1 नंबर पे तो ये लिखा, 2 नंबर पे मैं लिखता हूँ कि सभी एजेंसियों व रेजिडेंसियों को, सभी सभी एजेंसीज व रेजिडेंसीज पर
नियंत्रण स्थापित किया, या जो है इनको सतर्क कर दिया एक तरीके से ना, सभी एजेंसीज व रेजिडेंसीज को सतर्क किया, है ना, को सतर्क किया, को सतर्क किया, इनको बोल दिया कि कभी भी गुस्सा फूट सकता है, आप जरा मजबूत रहना, है ना। इस प्रकार से ये मामला हुआ और अब आगाज होगा 1857 की क्रांति का राजपुताने में, ठीक है। तो और वो होगा कहाँ से, नसीराबाद से होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रसार होगा सीधा, ठीक है। प्रसार की बात करते हैं। आगाज तो ये यहाँ पे हो ही चुका था एक तरीके से 10 मई को मेरठ में, राजस्थान से बाहर। तो अब राजस्थान में कैसे होगा, देखो नसीराबाद की बात करते हैं हम, नसीराबाद, है ना, नसीराबाद की हम बात करते हैं। तो नसीराबाद में आपको पता ही है कि नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पहुंच गई थी, है ना, और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी यहाँ पे कार्यरत थी, और कुछ बम्बई लॉन्सर्स के सैनिक भी यहाँ पर थे, ठीक है। तो और इनको संदेह की दृष्टि से वैसे ही देखा जा रहा था। वही सारी बातें हैं, मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा, मैं सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। बात करेंगे कि यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री व बॉम्बे लॉन्सर्स, व बॉम्बई लॉन्सर्स कार्यरत थी, है ना, कार्यरत थी। तोपखाना भी था यहाँ पर, तोपखाना भी यहाँ पर था, ठीक है, तोपखाना भी यहाँ पर था। अब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर व्यापक संदेह था, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस पर अंग्रेजों को अधिक संदेह था, इस पर अंग्रेजों को अधिक संदेह था। इस पर 27 मई 1857 को 27 मई 1857 को एक सैनिक बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड से पूछा, है ना, बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड से पूछा कि क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है, ये बात पूछी, है ना, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है। तब इसका संतोष जवाब नहीं मिला, हम, है ना, इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला, इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला, ठीक है। इसका जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अगले ही दिन और क्रांति का आगाज हो जाता है 28 मई को, और सैनिकों ने जो है जो स्पोर्टिसवुड था और न्यूबरी नामक जो अंग्रेज थे उनकी हत्या कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अतः 28 मई 1857 ईस्वी को सैनिकों ने मेजर स्पॉटिसवुड व न्यूबरी की
हत्या कर दी, हत्या कर दी, वे क्रांति का आगाज हुआ, वे क्रांति का राजपुताने में आगाज हुआ, है ना, आगाज हुआ। ठीक है, आप इसको उतार लें। और मैं कुछ बातें, एक दो बातें बची हैं, मैं इधर ये जो जगह बच रही है इस पे लिख देता हूँ। ठीक है, 28 मई 1857 को ध्यान रखना, ये डेट। राजस्थान में क्रांति का आगाज कब हुआ? 28 मई 1857 को। ठीक है, कहाँ हुआ था? नसीराबाद में हुआ था। ठीक है, किन की हत्या के साथ हुआ? तो मेजर स्पॉटिसवुड व न्यूबरी की हत्या के साथ हुआ था। ठीक है, ये बात आपको बढ़िया तरीके से और जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। और इस प्रकार से 10 मई को तो भारत में और 28 मई को राजपुताने में हुआ था। भारत में मेरठ में, राजपुताने में नसीराबाद में हुआ था। ठीक है, ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से अंग्रेज जो थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये इस खाली जगह में। ठीक है, इसके बाद अंग्रेज, यहाँ जो शेष अंग्रेज थे नसीराबाद से, नसीराबाद से अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी भागकर ब्यावर चले गए। भागकर कहाँ चले गए? ब्यावर चले गए, है ना, ब्यावर चले गए। सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार किया, तोपखाने पर अधिकार किया, तोपखाने पर अधिकार किया। वे छावनी को तहस नहस कर दिया, छावनी को तहस नहस कर दिया तथा 18 जून 1857 को 18 जून 1857 को दिल्ली कूच किया, दिल्ली कूच किया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 18 जून 1857 को नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया था, पूरी छावनी को तहस नहस करने के बाद। ठीक है, तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। और यहाँ से आगे की जो बातें हैं उनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। देखो विद्यार्थियों, मैं एक छोटा सा करेक्शन आपको करवाना चाहूँगा, जो कि मेरे से मिसमैच हुआ, गलती से कुछ अन्य लिखा दिया गया था। ठीक है, उसमें मैं यहाँ पे लिखाना चाहूँगा। चलो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, फिर हम यहाँ पे करेंगे। जो कछवाहा राजवंश पढ़ रहे थे उसमें एक छोटी सी गलती मेरे से हुई। वो ये गलती थी कि मैं जब माधो सिंह प्रथम आपको पढ़ा रहा था, माधो सिंह प्रथम, उसमें मैंने ककोड़ युद्ध के बाद में मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि मैंने क्या लिखवाया था। मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर जो संधि करवाई थी माधो सिंह प्रथम ने मुगल बादशाह और अवध के शासक के, अवध नवाब के बीच में, वो शासक कौन थे और वो अवध का नवाब कौन था, एक बार उसको चेक करना आप, मेरे से किसी स्टूडेंट ने ये कहा। तो एग्जैक्टली मैं वीडियो पे तो नहीं गया, पर वो घटना मेरे को याद है, तो मैं उस घटना को फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आप यदि मैंने गलत लिखाया है तो उसको आप ठीक कर लेना, और जो मैं अब लिखूँ वही यदि मैंने लिखाया हो तो आप उसको सही मानना। ठीक है, यानी कि अब जो मैं लिखाऊंगा वो सही है। आपको कहाँ जाना है? कछवाहा वंश में जो मैंने पढ़ाया था उसमें माधो सिंह प्रथम पे जाना है, जो सवाई जय सिंह के उत्तराधिकारी ईश्वरी सिंह के बाद शासक बना था 1750 में। ठीक है, तो किसके काल की बात है? माधो सिंह प्रथम की बात है ना, माधो सिंह फर्स्ट की बात है। और इसने एक संधि करवाई थी किस किस के बीच में? मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह अहमद शाह, अहमद शाह व अवध नवाब, अवध नवाब सफदरजंग के, सफदरजंग के मध्य संधि करवाई थी, है ना, के मध्य संधि
करवाई थी। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने ये जो शासक है और ये जो नवाब है इन दोनों के नाम में ही गलती की है, उनका ये मानना था। अब हो सकता है कि मेरे से गलती हुई हो, तो आप एक बार कृपया करके माधो सिंह फर्स्ट में जाना और ये शासक जो हैं ये मैंने सही लिखे हैं, आप इनको इन्हीं को लिखना, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस संधि से खुश होकर अहमद शाह ने रणथंभौर का किला माधो सिंह को सौंप दिया था, कोटा के शासक से छीनकर। इसकी वजह से आगे चल के इनके बीच में और युद्ध भी हुआ था, है ना, वो सारी बातें वहाँ पे मैंने लिखाई हैं। एक तो आपको ये करेक्शन करना है ना, एक करेक्शन तो ये है। दूसरा करेक्शन ये है कि आप एक मैंने मिर्ज़ा राजा जय सिंह करवाए थे, मिर्ज़ा राजा जय सिंह, है ना, मिर्ज़ा राजा जय सिंह के अंदर एक जो है के दरबारी कवि के दरबारी विद्वान थे, एक दरबारी विद्वान दलपत मिश्र मैंने करवाए थे, दरबारी विद्वान दलपत मिश्र करवाए थे, दलपत मिश्र, जो कि इनके ग्रंथों को मैंने गलती से 152 लिखवा दिया है। कितना लिखवा दिया है? 152 लिखवा दिया है। इसको आप करेक्शन करके कृपया करके इसको केवल 52 रख देना बस, ठीक है। दलपत मिश्र की रचनाएं मैंने 152 लिखवा दी थी, उनको आप केवल 52 कर देना, एक ये करेक्शन करना है आपको, ठीक है। तो ये दो करेक्शन बड़े थे, इनको आप बड़े तो खैर क्या ऐसा कोई सवाल पूछते नहीं है, ऐसा सवाल जरूर पूछा जा सकता था, ये अच्छा था, इसको करेक्शन करवाना जरूरी था। इस प्रकार की संख्या तो पूछते नहीं है, और पूछते भी हैं तो खैर हमने तो ठीक कर दिया है, ठीक है। आप इसको सही कर लेना, ठीक है। ये मिर्जा राजा जय सिंह में जाना है, ये माधो सिंह फर्स्ट में जाना है, ये दो करेक्शन थे, आप इसको कर लेना, ठीक है। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे का। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।